नाज़रीन, जो जजेस लाए जा रहे हैं उनकी हालत आप चेक करें। यहाँ पे एक जज हैं मोहतरम सरफराज डोगर साहब, इन्हें लाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इनका आप स्टेटमेंट देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में आइन कहाँ पे और कानून कहाँ पे है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त दायर हुई थी। उसकी समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मोहसिन नकवी के हक में हैरान कुन रिमार्क्स दे दिए। यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन पीसीबी की कारकर्दगी उम्दा है। यानी आप कैसे फैसला कर सकते हैं, इतने सारे टूर्नामेंट हार के बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का और कारकर्दगी उम्दा है। ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं कि कारकर्दगी उम्दा है। मुल्क में क्रिकेट के मुख्तलिफ टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है और भाई वो तो शुरू से हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर उनके तकर्रर के अमल में आईने पाकिस्तान और पीसीबी के दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसको छोड़कर आगे चले। ये स्टाइल था काजी फायद ईसा का, याद है आपको? जैसे कोई आइन की या कानून की बात आती थी तो काजी फायद ईसा साहब अदालत में बैठ के क्या कहते थे? आगे बढ़ें, छोड़े इसको आगे चलें, छोड़े इसको आगे चलें। वही स्टाइल जो है वो कॉपी किया है सरफराज डोगर साहब ने, ऐसा लगता है। और वो भी ये कह रहे हैं कि अगर उनके तैनाती के दौरान कोई आइन में या दस्तूर में किसी चीज की खिलाफ वर्जी की गई है तो छोड़ें उसको, बस आगे चलें। उन्होंने कहा सारा कुछ ठीक तो चल रहा है, आपको तकर्रुर से क्या मसला है? वकील ने कहा कि जनाब तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी और गैर कानूनी है, यह मसला है। तो चीफ जस्टिस हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जनाब मैं उनको कह देता हूं कि नया नोटिफिकेशन जारी कर दें। आप अंदाजा करें कि ये अदालतें कितनी कंप्रोमाइज हो चुकी हैं। अदालतें यानी जब जजेस को ऐसे लाया जाएगा कि एक जज वो इतने नीचे के लेवल के जज हैं, उनको उठा के लाके एक और अदालत में बैठा के वहां पे उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, तो फिर उनको इसीलिए बनाया गया है ना कि जो उन्हें कहा जाता है वैसे वो ऐसा लगता करते हैं। यानी ये तो दिखाई दे रहा है कि वो आइन कुछ और कह रहा है, कानून कुछ और कह रहा है, ज़ाब्ते और दस्तूर कुछ और कह रहा है, जो कवायद हैं वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं छोड़ो सारी चीज़ों को, खैर है इसके बगैर भी चलेगा, आगे बढ़ो, बस काम बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। भी जब आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो काम तो अच्छा ही चलेगा, मज़ा ही आएगा। जिनका हक मारा गया है उनसे पूछे ना कि उनका हक कैसे मारा गया। अब यही मोहसिन नकवी साहब हैं, इनके हवाले से एक और खबर लगी हुई है, अंडरपास फटाफट ये बनाते हैं, सड़कें वड़कें बनाते हैं। अब ऊपर नीचे खबरें आ रही हैं और बार बार खबरें आ रही हैं कि सड़कें धंस जाती हैं, कभी कभी अंडरपासों के अंदर पानी भर जाता है और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कोई जवाबदेह नहीं है कि, और जवाब देने का किसी का दिल भी नहीं करता। यहां कौमी असेंबली में किसी ने सवाल पूछ लिया तो रजा हयात हराज साहब खड़े हुए। ये वैसे एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी सियासतदान हैं, हमेशा उन पॉलिटिकल पार्टीज में रहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होती हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आती हैं। पीटीआई में भी गए थे ये हर जमात के अंदर चले जाते हैं, जो एस्टेब्लिश काफ लीग में भी चले गए थे। यानी जहां पे एस्टेब्लिशमेंट वहां पे ये लोग हैं। कुछ सियासतदान ऐसे हैं ना, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमेशा खेलते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि शर्म की बात है कि एक रुकन उठकर कहता है कि हमें बताया जाए कि फील्ड मार्शल, एयर चीफ और जर्नैल की तनख्वाह क्या है। यानी इसमें शर्म की बात क्या है भाई? क्या उन्हें तनख्वाह जो है वो कौमी खजाने से नहीं मिल रही? भाई तनख्वाह पूछना कौन सी शर्म की बात है? आप इंडिया में पूछ सकते हैं इंडियन आर्मी चीफ की तनख्वाह क्या है, अब अमेरिका में पूछ सकते हैं अमेरिकन आर्मी चीफ की तनख्वाह क्या है, मैं यहां बरतानिया में हूं, यहां पूछ सकते हैं लोग। इसमें प्रॉब्लम क्या है? यानी अगर किसी ने पूछ लिया कि फील्ड मार्शल की, आर्मी चीफ की, जनरल की, किसी और की तनख्वाह कितनी है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बताना चाहिए। हर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह का पता होना चाहिए। भी आवाम तनख्वाह दे रही है ना अपनी जेब से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्या है? इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो यह है कि छुपाया जाए किसी बात को, किसी बात को राज में रखा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से लोगों ने पूछ लिया, दूसरी चादर का हिसाब मांग लिया, तो उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है। वैसे हद हो गई है मेरी इनकी, वैसे इनके दिमाग की सलाहियतों पे मैं हैरान हो जाता हूं, जंग लग गया इन लोगों को। भाई जब खलीफतुल वक्त जो दुनिया के एक बहुत बड़े खित्ते पे हुक्मरानी करते थे, जिनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, कुफार की टांगें कांपती थी, उनसे जब सवाल होता है तो वो जवाब देते हैं। और इस तरह का एक नहीं दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। जब वो लोग जवाब देते तो ये लोग जवाब दे क्यों नहीं है भाई? ये तो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है, इनकी तो औकात ही टके की नहीं है। ये जवाब क्यों नहीं देंगे जब वो लोग जवाब देते थे? तो एक अजीब मिसाल पेश कर दी और फिर कहते हैं जी वो हलाल रिज़्क खाते हैं, उनकी रगों में हलाली खून है, पहले खुद को देखो तुमने मुल्क के लिए क्या किया। ये क्या आप ताने दे रहे हैं भाई? अपनी पार्लियामेंट को आप डिग्रेड कर रहे हैं। सियासतदान ने मुल्क बनाया था, किसी जर्नैल ने मुल्क नहीं बनाया था।
एक वकील था, सियासतदान था, अवाम ने एफर्ट की थी। अवाम को इतना घटिया मत समझें, अवामी नुमाइंदगान की तजलील मत करें। आप भी अवाम से वोट लेकर आते हैं। हैरत हुई वैसे मुझे इस बात के ऊपर। रजा हयात हराज साहब गालिबन ये बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि अगर ये क्लिप उन तक पहुंचेगा तो वो माइंड करने की बजाय आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिससे भी पूछा जाए कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, जब वजीर आजम से पूछा जा सकता है, सदर से पूछा जा सकता है, तो बाकी लोगों से भी पूछा जा सकता है। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल हो सकता है तो फिर बाकियों से भी सवाल हो सकता है। ये क्या बात हुई कि सवाल ही नहीं हो सकता। नाज़रीन, एक और चीज़ है, पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सा गलत रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्ट करते हुए इसमें लिख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ना तो उन्होंने फील्ड मार्शल कहा, ना उन्हें आसिम मुनीर साहब का नाम याद था, बल्कि वो नाम याद करना चाह रहे थे, उन्हें वो याद नहीं था। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं एक पाकिस्तानी जर्नल से मिला, वो जर्नल मुझे पिछले हफ्ते मिला था, और साथ उन्होंने उनके लिए जो है वो कहा कि मुतासिर कुन शख्स है। ये उन्होंने आसिम मुनीर साहब के लिए कहा। देखें, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की वजह से उनकी इज्जत है। इस सीट के ऊपर कोई और होता तो उसकी भी यही इज्जत होती है। लेकिन यहां पे खास तौर पे जब मोदी का जिक्र किया इसी जुमले में अगले सांस में डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि मोदी मेरा दोस्त भी है, मोदी एक ग्रेट इंसान है, और मोदी की 3 तारीफें की उन्होंने। आसिम मुनीर साहब का उन्हें नाम भी याद नहीं था, नरेंद्र मोदी का उन्हें नाम याद था, और मोदी की उन्होंने 3 तारीफें की उसी लम्हे। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मैंने इन दोनों मुल्कों को थ्रेट किया था जंग रोकने के लिए कि बाद आ जाओ नहीं तो अमेरिका ट्रेड बंद कर देगा, और दोनों ने कहा नहीं नहीं, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। मोदी ने भी और उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, लिहाजा जंग बंद ना की जाए। आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गेम बहुत उठाई हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अमन का नोबेल प्राइज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए, उनकी ख्वाहिश है, और उसके लिए जो है वो एक ग्राउंड बनाई भी जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है ना, एक बात तो बड़ी पक्की है, अब तारीख उठा के पढ़ लें कि बात हमेशा ताकतवर की सुनी जाती है। ताकतवर की गलत बात भी बात औक़ात बड़े गौर से सुनी जाती है। मिसाल के तौर पे जंगबंदी जब करवाई गई अमेरिका की जानिब से, बेशक वो एक ताकतवर मुल्क है, तो रूस की और यूक्रेन की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। पाकिस्तान की और इंडिया की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। ईरान की और इसराइल की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगबंदी करवाई जाए? वो नहीं करवाई जाती। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फरीक मार रहा है और दूसरा निहत्था मार खा रहा है। तो इसी को कहते हैं कि जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरे ख्याल में ये मौका था जहां पे सारे मुसलमानों को और सारी दुनिया को फ़ायदा उठाना चाहिए था और फ़लस्तीनियों के लिए उनका हक मांगना चाहिए था। जंगबंदी को 2 दिन हुए, गुज़िश्ता 2 दिनों में रोज़ाना 80 के करीब लोग शहीद हो रहे हैं। ये कल की जो रिपोर्ट है, परसों 80 के करीब थे, कल की रिपोर्ट में 78 गजा में फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइल अपना सारा भड़ास जाके गजा में निकाल रहा है, ऐसा लगता है। इंतहाई अफसोसनाक है।